ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 65। मनुष्य की बलिष्ठ आत्म चेतना। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेल्सन वाल्ट का कथन है कि मनुष्य के अंदर एक बलवती आत्म चेतना रहती है, जिसे जिजीविषा एवं प्राणधात्री कह सकते हैं। यह न केवल रोग निरोध अथवा अन्य आत्मरक्षा जैसे अस्तित्व संरक्षण के अविज्ञात साधन जुटाती हैं, वरन चेतना जगत में चल रही हलचलों का पता लगा लेती हैं, जो अपने आगे विपत्ति के रूप में आने वाली हैं। पूर्वाभास बहुधा अपने तथा अपने संबंधियों के ऊपर आने वाले संकटों के ही होते हैं। सुख सुविधा की परिस्थितियों का ज्ञान कभी कभी या किसी किसी को ही हो पाता है। मनःशास्त्री हैन ब्रुक ने अपनी शोधों में इस बात का उल्लेख किया है कि अतीन्द्रिय क्षमता पुरुषों की अपेक्षा नारियों में कहीं अधिक होती हैं। दिव्य अनुभूतियों की अधिकता उन्हें ही क्यों मिलती, इसका कारण वे नारी स्वभाव में कोमलता, सहृदयता जैसे सौम्य गुणों के आधिक्य को ही महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में अध्यात्म क्षेत्र नारी को अपनी प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के कारण सहज ही अधिक सफलता मिलती रहती है। पाया गया है कि अब लोगों में एक अपूर्व जिज्ञासा विकसित होती जा रही है कि आखिर मनुष्य शरीर और उसकी बुद्धि में ऐसे कौन से तत्व विद्यमान हैं जो बहुत अधिक समय बाद में होने वाली घटनाओं का भी बोध करा देते हैं। अब तक मनुष्य शरीर और उसकी रचना को मात्र भौतिक दृष्टि से देखा जाता था, पर समय की इन सिमटती हुई दूरियों ने मनुष्य को अब इतना ध्यानस्थ कर दिया कि उसे मनुष्य जीवन के प्रति सुनिश्चित दृष्टिकोण प्राप्त किए बिना चैन न मिलेगा। इन भविष्यवाणियों से जहाँ उच्च सत्ता की उपस्थिति, मानवता के उज्जवल भविष्य, इस देश की अकल्पित प्रगति और इससे आध्यात्मिक पुनरुत्थान की आशा बंधती है, वहीं हमारे चिंतन में स्वस्थ अध्यात्मवादी दृष्टिकोण का भी समावेश होता है, जो व्यक्ति, समाज और संसार सभी के लिए उज्जवल संभावनाओं का अध्याय है। संसार की शांति और प्रगति इसी दृष्टिकोण पर आधारित है, यह सुनिश्चित मानना चाहिए। महायुद्ध छिड़ने से पहले की बात है। लंदन के स्पेन दूतावास में एक भोज दिया
जिसमें ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉर्ड हैलिफैक्स सम्मिलित थे। आमंत्रित अतिथियों में भविष्य वक्ता डी हॉल भी थे। संयोग से विदेश मंत्री महोदय भी बगल में ही बैठे थे। उन्होंने चुपके से भावी महायुद्ध और उसके संबंध में हिटलर को पूर्व योजनाओं की जानकारी बताने का अनुरोध किया। उसके उत्तर में वॉल ने कई ऐसी बातें बताईं जो अप्रत्याशित थी। हैलिफैक्स ने वायदा किया कि यदि उनकी भविष्यवाणी सच निकली तो उन्हें सम्मानित सरकारी पद दिया जाएगा। पद की उन्हें आकांक्षा नहीं थी। उनकी बताई सभी बातें सच निकली। हिटलर के सलाहकारों में 5 दिव्यदर्शी भी थे। उनका नेतृत्व विलियम क्राफ्ट करते थे। उनकी सलाह को हिटलर बहुत महत्व देता था। इस मंडली के एक सदस्य किसी समय हॉल भी रह चुके थे। वे जानते थे हिटलर के ज्योतिषी उसे क्या सलाह दे रहे होंगे। उस जानकारी को इंग्लैंड के अधिकारियों को बता देता। इन जानकारियों से ब्रिटेन बहुत लाभान्वित हुआ और उसने अपनी रणनीति में काफी हेर-फेर किए। फौज के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व कुछ फौजी अफसरों को सौंपे जाने थे। उनमें किसका भविष्य उज्जवल है, इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक आदमी से जनरल मॉन्टगोमरी की ओर इशारा किया। उन्हें ही वह पद दिया गया और अंततः उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करके दिखाई। जापान के जहाजी बेड़े को बुरी तरह नष्ट करने की जो सफल योजना बनाई गई थी, उसमें से भी हॉल से गंभीर परामर्श किया गया था। महायुद्ध समाप्त होने तक ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भविष्यवाणियों का लाभ दिया। पीछे उन्होंने वह कार्य पूरी तरह छोड़ दिया और अपने पुराने धार्मिक लेखन कार्य में लग गए। विज्ञानी डॉक्टर मोरे बर्स्टीन ने लेडी बंडर के बारे में एक दिन अपने एक मित्र से सुना। उसके पूर्व विमान यात्रा में उनका बिस्तर व सामान खो गया था, जिसमें जरूरी कागजातों वाला बक्सा भी था। विमान कंपनी ने खोए सामान के न मिलने की घोषणा कर दी थी तथा मुआवजे का प्रस्ताव रखा था, जिसे बर्स्टीन ने अस्वीकार कर खोज जारी रखने को कहा था। अब मित्र से सुन बर्स्टीन को अपने सामान की चिंता तो जाती रही, भीतर की जिज्ञासा वृत्ति उमड़ उठी। वे चल पड़े लेडी बंडर से मिलने। वहां सर्वप्रथम बर्स्टीन ने पूछा, बताइए, पेरिस में मैंने जो बिल्ली पाल रखी थी उसका नाम क्या था?
लेडी बंडर ने उसे विस्मित करते हुए बताया, भर्तिनी। फिर वर्स्टीन ने अपने सामान की बाबत पूछा। लेडी वंडर ने बताया, तुम्हारा सामान न्यूयॉर्क हवाई अड्डे में है। पहले तो वर्स्टीन को अविश्वास हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क हवाई अड्डा छाना जा चुका था। पर फिर उसने हवाई अड्डे के अधिकारियों को फोन किया। महोदय, मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि मेरा सामान न्यूयॉर्क हवाई अड्डे के भवन के ही भीतर है। कृपया दोबारा तलाश करें। तलाशी शुरू हुई और सामान सचमुच मिल गया। लंदन से हांगकांग तक पुस्तक के विद्वान लेखक हुसैन रॉफे एक बार अपने घनिष्ठ मित्र श्री जे.बी. से मिलने गए। वह अवसर बहुत दिन बाद आया था, इसलिए हुसैन रॉफे अनेक कल्पनाएं, अनेक योजनाएं लेकर मित्र महोदय के पास गए थे। किंतु जैसे जैसे वह घर के समीप पहुंचते गए, न जाने क्यों उनके मस्तिष्क में निराशा बढ़ती गई। अपनी इस अनायास स्थिति पर स्वयं रॉफे को भी हैरानी थी। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में न जाने कहां से दबे दबे विचार उठने लगे कि जे.बी. की आत्महत्या, और भी इतना जोरदार कि उन विचारों के आगे कोई और विचार टिक ही न पा रहा था। रॉफे के आश्चर्य का उस समय ठिकाना न रहा जब मित्र के घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह जहर खरीद लाया है और आत्महत्या की बिल्कुल तैयारी में ही है। हुसैन रॉफे ठीक समय पर न पहुंच गए होते तो उन सज्जन ने अपना प्राणांत ही कर दिया होता। इस प्रकार की अतीन्द्रिय दिव्य शक्ति कोई भी अपने में विकसित कर सकता है। इसके लिए योग साधनाओं का विधान है। मैस्मेरिज्म के आविष्कारकर्ता डॉक्टर मैस्मर ने लिखा है, मन को यदि संसार के पदार्थों और तुच्छ इंद्रिय भोगों से उठाकर ऊर्ध्वगामी बनाया जा सके तो वह ऐसी विलक्षण शक्ति और सामर्थ्यों से परिपूर्ण हो सकता है जो साधारण लोगों के लिए चमत्कार सी जान पड़े। मन आकाश में भ्रमण कर सकता है और उन घटनाओं को ग्रहण करने में समर्थ हो सकता है जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण न कर सकें और हमारा तर्क जिन्हें व्यक्त करने में असमर्थ हों। सन 1759 की वह घटना प्रामाणिक उल्लेखों में दर्ज है, जिसके अनुसार स्वीडन के इमैनुअल स्वीडनबर्ग नामक साधक ने सैकड़ों मील दूर पर ठीक उसी समय हो रहे भयंकर अग्निकांड का सुविस्तृत विवरण अपनी मित्र मंडली को सुनाया था। इस अग्निकांड में घायल
तथा मरने वालों के नाम तक उसने सुनाए थे, जो पीछे पता लगाने पर अक्षरशः सच निकले। इन सर्च ऑफ द ट्रूथ पुस्तक में श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी लिखती हैं कि युद्धों के समय पाशविक वृत्तियां एकाएक आत्ममुखी हो उठती हैं। तब कैसे भी व्यक्तियों को अतीन्द्रिय अनुभूतियां स्पष्ट रूप से होने लगती हैं। युद्ध के मैदानों में लड़ने वाले सैनिक और उनके संबंधी रिश्तेदारों के बीच एक प्रगाढ़ भावुक संबंध स्थापित हो जाता है। वही इन अति मानसिक अनुभूतियों की सत्यता का कारण होता है। ध्यान की गहन अवस्था में होने वाले भविष्य की घटनाओं के पूर्वाभास भी इसी कारण होते हैं कि उस समय एक ओर से मानसिक विद्युत दूसरी ओर से पूरी क्षमता के साथ संबंध जोड़ देती और जिस प्रकार लेजर यंत्र, टेलीविजन, राडार आदि हमें दूर के दृश्य व समाचार बताने दिखाने लगते हैं, उसी प्रकार वह भाव संबंध हमें दूरवर्ती स्थानों की घटनाओं के सत्य आभास कराने लगते हैं। यह जीव कोशों के मन ही मिलकर अवयव मन का निर्माण करते हैं। इसलिए मन को एक वस्तु न मानकर अध्यात्म शास्त्र में उसे मनोमय कोश कहा गया है। एक अवस्था ऐसी होती है जब शरीर के सब मन उसके अधीन काम करते हैं। जब यह अनुशासन स्थापित हो जाता है तो मन की क्षमता बड़ी प्रचंड हो जाती है और उसे जिस तरफ लगा दिया जाए उसी ओर वह तूफान की सी तीव्र हलचल पैदा कर देता है। इन सभी का वैज्ञानिक समाधान ढूंढें तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रकाश यदि शक्ति हैं तो पदार्थ भी हैं, कण हैं तो लहर भी। इलेक्ट्रॉन सृष्टि के हर कण में है, पर वह अपनी उत्पादकता न होकर नाभिक से बंधा है। उसी प्रकार प्रकाश ब्रह्मांड भर में कहीं विचरण कर सकता है, पर वह स्वयं उसका अपना उत्पादन नहीं है। अपने जीवन के अंतिम समय में आइंस्टीन, जो कि ऋषियों के मायावाद सिद्धांत तक पहुंच गए थे, ने यह बताया कि काल और स्थान सापेक्ष हैं और वे प्रकाश की माप पर निर्भर हैं। वे अब यह सिद्ध करना चाहते थे कि कोई यूनिफाइड फील्ड ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हैं और गुरुत्वाकर्षण भी। वह क्षेत्र इन दोनों से युक्त भी हैं और मुक्त भी। यह इलेक्ट्रॉन की तरह ही द्वैत गुण युक्त था तथा आइंस्टीन ने उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया, वरन माना था कि मस्तिष्कीय द्रव्य में वह गुण हैं। वह समय और पदार्थ से परे तत्व हैं। उसकी गति और अगति में कोई अंतर
नहीं है, अर्थात वह मस्तिष्कीय द्रव्य माइंड स्टफ एक ही समय में मद्रास या बंबई में भी हो सकता है और उसी समय वह हरिद्वार में भी उपस्थित रह सकता है। यही वह तत्व है जो प्रकाश को धारण करके उसकी गति से किसी भी वस्तु का स्थानांतरण कर सकता है, पदार्थ को शक्ति में बदलकर उसे कहीं भी सूक्ष्म अणुओं के रूप में बहाकर ले जा सकता है और उसे सेकंड से भी कम समय में बदल सकता है। योगी और साधक ध्यान द्वारा मस्तिष्क के इसी एकांत क्षेत्र पर अवस्थित होकर इलेक्ट्रॉन और प्रकाश कणों द्वारा E=mc² के आधार पर वह शक्ति अपने भीतर से उत्पन्न करते हैं, जो किसी भी परमाणविक शक्ति से बढ़कर होती हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रकाश कणों की द्वैत शक्ति ही होती है, जिससे वे स्थूल और क्रियाएं संभव हैं जो अतीन्द्रिय घटनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। हमें सामान्य जानकारियां इंद्रिय शक्ति के आधार पर मिलती हैं, पर यदि प्रसुप्त अतीन्द्रिय शक्ति को जागृत किया जा सके तो व्यापक ब्रह्मांड सत्ता के साथ अपना संपर्क जुड़ सकता है और ससीम से असीम स्थिति में पहुंचा जा सकता है। इस विश्व में जड़ और चेतना की द्विधा अपने अपने नियत प्रयोजनों में संलग्न है। उनका वैभव भी महासमुद्र की तरह है, जिसके किनारे पर बैठकर मनुष्य ने सीप और घोंगे ही ढूंढे हैं। प्रकृत परमाणुओं में और जीवाणु घटकों में जो सामर्थ्य तथा चेतना विद्यमान है, उसका बहुत छोटा अंश ही जानना हथियाना संभव हो सका है। सब कुछ पाना खींचतान से, छीना झपटी से नहीं, उसमें घुल जाने से ही संभव हो सकता है। समुद्र के पानी को कोई घड़ा कितनी मात्रा में अपने में भर सकेगा? संपूर्ण समुद्र के साथ एकता स्थापित करनी हो तो घड़े को अपना जल समुद्र में मिला देना पड़ेगा, तभी तुच्छता को सुविस्तृत स्थिति में अनुभव कर सकना संभव होगा। पाठ 65 समाप्त।